नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं मुंजी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक हेल्थ, मुआशी सेहत का अंदाज़ा कई उसके पैरामीटर्स हैं। अभी जैसे जीडीपी ग्रोथ कितनी हो रही है, मुल्क की इकानमी कितनी बढ़ रही है, या फिर रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट है तो कितना है, वेदर इट इज इन परमिसेबल लिमिट्स विद इन, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है किसी भी मुल्क के फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स, यानी पाकिस्तानी ज़ुबान में कहेंगे ज़रे मुबादला के ज़खायर। अब इस सिलसिले में मैं आपको ये बताता चलूँ, सभी चीज़ों की बात कर रहा हूँ। जहाँ तक रेट ऑफ इन्फ्लेशन का ताल्लुक है, ऑन एन एवरेज 5% है, लेकिन भारत की सरकार या भारत की जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका जो हदफ है, जो टारगेट है, वो है 4%। इसीलिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी नहीं कर रहे। मैंने बताया था 2-3 दिन पहले प्रोग्राम किया था कि भारत का जो आरबीआई का गवर्नर है शक्तिकांता दास, उसने कहा था कि आइंदा कम से कम 3-4 माह में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं होने वाले, और ये है रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करने के लिए। जो मैंने बताया कि 5% है, भले हमारे टारगेट से 1% ज़्यादा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि लम्हे फिक्रिया पैदा हो जाए। अच्छा, उसके बाद करेंट अकाउंट डेफिसिट, वो भी 1.5 से 2% परमिसेबल लिमिट्स में है। अच्छा, और आगे बढ़े, हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, वो 2 दिन के बिल जो रिपोर्ट आई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, उससे ये पता चला है कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स अब $625 बिलियन, माइंड इट, $625 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। और आप चाहें तो इसका मुआवजा पाकिस्तान से कर सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे ये तो गलत है, लेकिन गलत नहीं है, क्योंकि 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे और पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को काट के बनाया गया था, तो वो इलाके जो पाकिस्तान को मिले थे, उन्हें उस वक़्त इकोनॉमिक पावर कहा जाता था। तो इस लिहाज से हकीकत में ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की हालत ये है कि उनके ज़रे मुबादले के ज़खायर, फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं, 7 या 8 बिलियन डॉलर है। और ये 7 या 8 बिलियन डॉलर भी उनके अपने नहीं हैं। उनके स्टेट बैंक, जो कि पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है, उसमें डिपॉजिट रखे हुए हैं सऊदी अरेबिया के, यूनाइटेड अरब एमिरेट के और चीन के। लोन्स अलग हैं, कर्जे अलग हैं, ये बैंक में डिपॉजिट हैं। तो उसूली तौर पर तो उनको अपना फॉरेक्स रिजर्व बताना बजाते खुद एक गलत बयानी है। चलिए मान लेते हैं 8 बिलियन डॉलर है, तो उसके कंपैरिजन में भारत के $625 बिलियन कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है। अच्छा, ये जो जब भी फॉरेक्स रिजर्व्स कंट्रोलेबल लिमिट में होते हैं, अच्छे होते हैं, तो इससे हमारी इकोनॉमी की जो दूसरी ब्रांचेस है ना, सब पे असर पड़ता है। जैसे हम एक्सपोर्ट को ही देख लीजिए, हमारी कई सारी एक्सपोर्ट्स ऐसी होती हैं जिनमें इंपोर्ट का कुछ ना कुछ हिस्सा रहता है, क्योंकि आजकल कोई भी मुल्क ये नहीं कह सकता
कि वो इंडिपेंडेंट है कंटिन्यूस इकोनॉमिकली, क्योंकि इंटरडिपेंडेंस तो है ही है, भले ही उसमें अमेरिका क्यों न हो, जर्मनी हो, जापान हो या चीन हो, सबको एक दूसरे की मदद चाहिए होती है। किसी को रॉ मटेरियल चाहिए होता है, किसी को ओरिजिनल इक्विपमेंट चाहिए होता है। अभी जैसे हम स्मार्टफोन बनाते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भारत खुद नहीं बनाता, वो चीन से दरामद करनी पड़ती है। या जैसे मैंने एक प्रोग्राम किया था सेमीकंडक्टर का, तो क्यों भाई कोरोना के दिनों में लोग, दुनिया के कारखाने बंद हो गए क्योंकि सेमीकंडक्टर नहीं मिल रहे थे। ताइवान में सेमीकंडक्टर के कारखाने बंद हो गए थे। तो भले ही कोई इकोनॉमी कितनी ही बड़ी क्यों न हो, उसकी डिपेंडेंस दूसरों पे रहती है। अब वो डिपेंडेंस पूरी करने के लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है, हमें डॉलर चाहिए। अगर वो हमारे पास नहीं है तो जाहिर है हम वो ओरिजिनल इक्विपमेंट खरीद नहीं सकेंगे, तो हम बना भी नहीं सकेंगे, बना नहीं सकेंगे तो एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकें। जैसे इस वक्त मैं आपको बताऊं, 12 बिलियन डॉलर के तो हम सिर्फ स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करते हैं। कितनी ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट, ऑटोमोबाइल में भी सेमीकंडक्टर लगते हैं। चलिए दूसरे इक्विपमेंट तो हम बना भी ले, कार बनाने के लिए, ट्रक बनाने के लिए सेमीकंडक्टर तो चाहिए, वो तो हमें बाहर से इंपोर्ट ही करना। अभी तक भले अभी हम नए कारखाने लगाने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हम दूसरों से खरीदते हैं। तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए भी हमको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है। अब आइए रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जो मैंने कहा कि अभी भारत का 5% है, जबकि हमारा जो टारगेट है वो 4% है। उस पे फॉरेक्स रिजर्व हमारे किस मदद में आते हैं? अभी कोई चीज़, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है ना, उस पर 2 चीज़ें असरअंदाज होती हैं, डिमांड और सप्लाई। डिमांड तो ऑन एन एवरेज स्टेटिक रहती है, थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है जैसे जैसे आबादी बढ़ती है। लेकिन सप्लाई, अगर हमारे यहाँ किसी भी चीज़ की कमी वाक़ई हो जाए, समझ लीजिए खुदा न करे हमारे यहाँ गेहूं की फसल अच्छी नहीं होती, हमें गेहूं चाहिए, अगर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है तो हम बाहर की दुनिया से इंपोर्ट कर सकते हैं। चलिए तेल ही ले लीजिए, इस वक्त भी भारत 85% अपनी तेल की ज़रूरियात बाहर से पूरी करता है, तो उसके लिए हमें फॉरेन रिजर्व चाहिए। और अब आइए जो करेंसी की वैल्यू, अगर हमारे पास अपना फॉरेक्स रिजर्व न हो तो हम भारत का जो रुपया है ना, उसकी कीमत को वॉलेटिलिटी से नहीं बचा सकते, वॉलेटिलिटी से नहीं बचा सकते। इसीलिए जब कभी रुपए के ऊपर दबाव बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, हमारे रिजर्व बैंक, मतलब वो अपने यहाँ जो उनके रिजर्व्स होते हैं ना, उसमें से डॉलर बेच देते हैं, रुपया खरीद लेते हैं। जिस चीज़ की खरीद करते हैं उसका भाव बढ़ जाता है। तो आप देखिए पिछले कई माह से भारत का जो रुपया है ऑन एन एवरेज 83 रुपीज़ पे जमा हुआ है। तो इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट इफ वी हैव गॉट इनफ रिजर्व्स ऑफ फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज, वी कैन अवॉइड दी वॉलेटिलिटी इन दी फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, जो है एक्सचेंज रेट्स ऑफ इंडियन रुपी। अच्छा, अभी मैंने रेट का बताया, इन्फ्लेशन का बताया आपको, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो एक्सपोर्ट में भी वो काम आता है वो बताया आपको। और हकीकत में तो सॉरी, भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है ये जो 625 बिलियन डॉलर पे पहुंचा है, 2 साल पहले इससे भी ज़्यादा था, लेकिन फिर कोरोना आया तो हमारे कारखाने बंद हो गए, लॉकडाउन हो गए,
तो हमें फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि तेल वगैरह तो खरीदना ही है, कुछ भी हो जाए, भले सब लोग बंद पड़ जाए, तेल तो इंपोर्ट करना ही पड़ता है। खाने का तेल भी भारत को इंपोर्ट करना पड़ता है, एडिबल ऑयल भी। तो उसकी वजह से हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स 600 से भी नीचे चले गए थे। पहले 625 से भी ज़्यादा थे। फिर जब इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर से शुरू हुई कोरोना ख़त्म होने के बाद, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे फॉरेक्स रिजर्व बढ़ने शुरू हुए और अब शुक्र है खुदा का 625 तक पहुंच गए हैं और लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अच्छा, अभी फिर मैं एक पाकिस्तान की खबर भी दे दूं। वहाँ की कोई इकोनॉमी की तो खबर नहीं है, लेकिन आपको बताया था कि फरवरी की 8 तारीख को वहाँ पर इलेक्शन हुए थे, जिसके नतीजे में हंग पार्लियामेंट आई। फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर शहबाज शरीफ को वजीर आजम बना दिया। अब वो शहबाज शरीफ दूसरी मरतबा वजीर आजम बन गए। कल पाकिस्तान के नए सदर के इंतखाब, वहाँ पर जो सदर को मुंतखब करने के लिए जो कॉलेजियम होता है, जो वोट बैंक है, वो है 4 असेंबलियाँ, प्रोविंशियल असेंबलीज और नेशनल असेंबली। इसीलिए कल 5 जगहों पर, यानी पेशावर, क्वेटा, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, 5 जगहों पर इलेक्शन हुए, जिसमें पीपी और नून लीग की तरफ से उम्मीदवार था आसिफ अली जरदारी, और अपोजिशन यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है, वो पीटीआई वाले क्योंकि आज़ाद तौर पे लड़े थे, तो वो सभी मेंबर अभी उधर चले गए। उनकी तरफ से महमूद खान अचकजई जो है केपीके का है, पठान है, वो था मुकाबले में। तो बाद में जब इलेक्शन हुए तो बड़ी कंफर्टेबली आसिफ अली जरदारी ने जीत हासिल की। आसिफ अली जरदारी को जो है 411 वोट मिले और महमूद खान अचकजई को 181। तो एक मरतबा फिर आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान का सदर बनेगा। पहले 2008 में बना था, 5 साल के लिए रहा था, अब फिर रहेगा। अब ये अलग बात है कि देखें कितने वक्त तक रहता है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।